हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को दुगनी गति से आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल अपना जो टॉपिक था चाल और वेग, उसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट कर लिया था कल। अब आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और आइए चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक अपना क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रैक्शन, न्यूटन की गति के नियम और उनकी भिन्नताएं। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम थे दोस्तों? 3 नियम थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने लिखे थे। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने लिखे थे। ठीक है ना? और उन्होंने क्या परिभाषा दी थी? उन्होंने परिभाषा दी थी, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता हो। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता हो। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु कैसी है? गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और कोई स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है। इसे क्या कहा जाता था? जब तक कि इन पर कोई आपस में कोई बल नहीं लगाया जाता तो इसे क्या कहा जाता? न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता। ठीक है ना? देखिए, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, ये अपना हेडिंग था। तो न्यूटन ने गति के नियमों को किस बुक में लिखा? प्रिंसिपिया पुस्तक में लिखा। और कब लिखा दोस्तों? सन 1687 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? सन 1687 में लिखा। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इस प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इस प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम कहते हैं। अब आप बोलो कि जड़त्व कहाँ से आ गया? तो देखिए, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। देखिए, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ये कौन सा है? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। तो गति का जड़त्व तो क्या है? जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, जब वस्तु गति अवस्था में हो। वस्तु कैसी अवस्था में हो? वस्तु गति अवस्था में हो, यानी कि वो गतिशील हो। और विराम का जड़त्व क्या होता है? जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु विराम अवस्था में हो, विरामावस्था में हो या स्थिर हो तो इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी से ही बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है ना? न्यूटन के पहले नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है और जड़त्व का नियम इसे कहते हैं। तो जड़त्व का नियम आया तो जड़त्व के बारे में हमने देखा कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व दोस्तों 2 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, और विराम का जड़त्व जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं, और गतिशील अवस्था में होती है तो गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जड़त्व था जो क्या था? जड़त्व था, उसको जो जड़त्व था उसका फॉर्मूला क्या बना? जड़त्व बराबर द्रव्यमान इंटू जो त्रिज्या है, त्रिज्या का होल स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू त्रिज्या या दूरी, त्रिज्या या क्या होगी? दूरी का होल स्क्वायर। तो जड़त्व को क्या कहा जाता है? इनेर्शिया। क्या कहा जाता है? इनेर्शिया कहा जाता है। तो आई द्रव्यमान का क्या है? m, त्रिज्या का r स्क्वायर। तो ये जड़त्व का क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मूला हो गया। जड़त्व का क्या हो गया दोस्तों? ये सूत्र हो गया, I बराबर mr
स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मास, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्रिज्या किस में है, दूरी में है, तो दूरी का क्या होता है मीटर, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इसकी जो विमा होगी क्या होगी, द्रव्यमान को किससे m1, लंबाई को किससे l2, टाइम इसमें है नहीं तो t0, ये इसकी क्या होगी दोस्तों, विमा हो गई। ये किसकी विमा होगी, जड़त्व की विमा हो गई। तो देखिए क्या हुआ कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है ना। और इसी बल को इसी को मतलब जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी से ही बल की परिभाषा आई। तो आखिर सवाल उठा कि जड़त्व क्या चीज़ होता है, तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व क्या चीज़ होता है, जड़त्व क्या चीज़ होता है, तो जड़त्व वो चीज़ होता है कि यह किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता हो, यानी कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, यही क्या है, जड़त्व है, ठीक है ना, यही क्या है, जड़त्व है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, जड़त्व कितने प्रकार का, दो प्रकार का, गति का जड़त्व जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, और स्थिर जड़त्व विराम जड़त्व तो जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। तो जड़त्व का फॉर्मूला बना क्या, जड़त्व बराबर द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर या दूरी का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान को, जड़त्व को किससे, इनिशिया से आई से, द्रव्यमान का m और त्रिज्या का r स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी द्रव्यमान की किलोग्राम और त्रिज्या की मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा हो जाएगी m1 l2 t0। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए स्लाइड देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने दिया, ठीक है ना। जड़त्व दो प्रकार का होता है, आपको बताया, गति का जड़त्व जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो, विराम का जड़त्व जब वस्तु विराम अवस्था में हो, और जड़त्व का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग या होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसका मतलब यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, विमा क्या हो गई m1 l2 t0, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे न्यूटन का क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके द्वारा बल की परिभाषा प्राप्त हुई है, इसलिए इसे बल का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे कौन सा नियम भी कहते हैं, बल का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तेरी का यहाँ तक हो गया जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने जड़त्व दो प्रकार का, गति का जड़त्व गतिशील अवस्था में होता है, विराम का जड़त्व जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। जड़त्व द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर m1 l2 t0, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके द्वारा किसकी परिभाषा प्राप्त हुई थी, बल की परिभाषा, और इसलिए इसे बल का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। और इसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ, हमको बल का सूत्र प्राप्त हुआ, F बराबर ma, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल एक कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा के साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है। इसमें मतलब दिशा के साथ परिमाण होता है, जब तो कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, क्या है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम क्या कहलाता है कि यदि कोई वस्तु पर क्या लग रहा है, यदि कोई वस्तु पर, जैसे कि देखना साथियों, जैसे कि कोई वस्तु है ये है, कोई वस्तु पर ये किस वेग से, यू वेग से जा रही है,
और इस पर बल लगाया जा रहा है। आरोपित बल क्या है, ये एफ है। आरोपित बल क्या है, एफ है। और इसका जो द्रव्यमान क्या होगा, ए होगा, एम होगा, ठीक है ना। और एक वस्तु ये है, इस वस्तु का वेग v है और इसका भी द्रव्यमान m होगा और इस पे भी बल इधर की ओर ही लगाया जा रहा है। तो वस्तु जो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम कहता है कि यदि वस्तु पर आरोपित बल, यदि वस्तु पर आरोपित जो बल है, यानी कि जो आरोपित किया जाता है, बल कहाँ आरोपित किया जा रहा है, ये बल F आरोपित किया जाता है। जब बल F आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु के संवेग में, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये बल लगाया जाता है F, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आरोपित बल समानुपाती होता है किसके, वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर के, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। तो वस्तु का संवेग क्या होगा, वस्तु का संवेग क्या होगा, प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन टी। आरोपित बल, परिभाषा क्या है, आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये परिभाषा के अनुसार कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। परिभाषा के अनुसार, परिभाषा देखिए, परिभाषा ये रही कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, जो बल लगाया जाता है, वो वस्तु में उत्पन्न जो संवेग होता है, उस संवेग में परिवर्तन जो होता है उस दर के समानुपाती होता है। तो इसीलिए अपन ने क्या किया कि वस्तु A है, इसका द्रव्यमान m है, वस्तु B है, इसका द्रव्यमान भी m है, ये v वेग से जा रही है, ये u वेग से जा रही है और इन पर बल F आरोपित किया जा रहा है। तो परिभाषा ने कहा कि आरोपित बल, जो लगाया जाने वाला बल है, वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, P बराबर m इंटू वी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो अंतिम संवेग क्या हुआ, mv, और प्रारंभिक संवेग क्या हुआ, mv। इनमें परिवर्तन की दर को किसके समानुपाती होती है, f के समानुपाती होती है। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं, देखिए अब इसके अंदर f समानुपाती एम वी माइनस एम यू, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन टी। तो एफ समानुपाती एम क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, तो एफ समानुपाती एम वी माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, पिछले चैप्टर में खूब पढ़ाया भर भर के। ठीक है, अब इसको अंदर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर K इंटू एम ए आएगा। अब दोस्तों इस K की जगह क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ये क्या है, नियतांक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो K की जगह जब 1 लिखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, एम ए। यानी कि गति के द्वितीय समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से बल की परिभाषा आई और गति के द्वितीय समीकरण से बल का फॉर्मूला आया। क्या आया, बल का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। क्या प्राप्त हुआ, गति का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। देखिए बल का क्या हुआ, सूत्र प्राप्त हुआ, इससे बल का, इससे बल का सूत्र प्राप्त हुआ, F बराबर एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए F बराबर m इंटू ए, तो m क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम, a क्या है, क्या है ये त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके लिए सदिश और अदिश पढ़ो। देखिए कि F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, न्यूटन हो गया। और CGS में ये तो क्या है, SI मात्रक है। CGS में क्या है, ग्राम किलो, मतलब द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, और त्वरण को किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, डाइन। इसको क्या लिखेंगे साथियों, डाइन। और एक डाइन बराबर क्या होता है, मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है,
10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए कि जब कोई बल विपरीत दिशा में लगे, जब कोई बल किस दिशा में लगे? विपरीत दिशा में लगे। जैसे कि ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है दोस्तों? वस्तु है। इस पर वस्तु की गति इधर है और जब इस पर वे बल इधर लगाया जाएगा, बल किधर लगाया जाएगा? विपरीत दिशा में, इधर की तरफ, विपरीत दिशा में। यानी कि जब दोनों विपरीत हो, वस्तु की दिशा और वेग दोनों क्या हो, जो बल और वस्तु की दिशा दोनों क्या हो? विपरीत हो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यदि जब ये वस्तु है, ये क्या है साथियों? वस्तु है, इसकी स्थिति इधर जा रही है विवेग से और इस पर बल भी इधर की तरफ ही लगाया जा रहा है, इस पर बल भी इधर की तरफ लगाया जा रहा है, तो इसके ओवरलैप करेगा, मतलब इस एक ही दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा मतलब कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु दाएं जा रही है, बल अगर बाएं लगा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए? विपरीत दिशा में हो गए, तो कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का। और यदि वस्तु बाएं जा रही है और बल भी बाएं ही लगाया जा रहा है, तो कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का। बल के विपरीत विस्थापन होता है। यदि कोई बल है, उसके विपरीत यदि वस्तु का क्या होता है? विस्थापन होता है, तो ऋणात्मक बल कहलाता है। कैसे? जैसे कि ये क्या है? वस्तु है, विस्थापन इधर है और बल इधर लग रहा है, बल इधर लगा और ये विस्थापन इधर हुआ। ये कैसा हो गया? विस्थापन के विपरीत बल लग रहा है, तो ये कैसा? ऋणात्मक बल हो गया। और जब विस्थापन की तरफ ही बल लगेगा तो वो धनात्मक बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तो तृतीय नियम का आप जानते हैं नहीं? तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आपके मैं थप्पड़ लगाऊं, आपके मतलब थप्पड़ लगाया जाए, तो जितनी आपके गाल पे लगेगी उतनी ही मेरे हाथ पे वापस प्रतिक्रिया होगी। जितनी आपके गाल पे लगेगी, जितने जोर से उतने ही जोर से मेरे हाथ पे क्या होगी? लगेगी। तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। इसमें बल जोड़े में होता है। बल क्या होता है? जोड़े में होता है। तो बल जोड़े में कैसे होता है? ये बाल लिख रखा है यार। बल कैसे होता है? जोड़े में होता है। क्यों होता है? जैसे कि आप किसी के मारोगे, आपके भी तो लगेगी ना। आप जैसे कि मुक्का मारोगे, हाथ का मुक्का मारोगे, तो आपके भी मुक्के में लगेगी, हाथ में लगेगी। तो क्रिया के विपरीत क्रिया होगी। और जितना बल आप उसके ऊपर लगा रहे हो, जितना बल आप मारने वाले पे लगा रहे हो, उतना ही बल आपके ऊपर लग रहा है, उतना ही बल क्या लग रहा है? आपके ऊपर लग रहा है। और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता है। जितना उसके मारोगे उतना ही अपने लगता है, मतलब उसके लगेगा, अपने भी लगेगा, अलग अलग वस्तु पर लगता है। जैसे कि ये कौन है? ये मैं हूँ और ये आप है। यदि आपके एक मारा, तो जब मैं मारूंगा और जितने न्यूटन से बना मारूंगा, तो उतना ही न्यूटन मुझे भी बल लगाना पड़ेगा। जितने से आपके लग रहा हूँ उतने मेरे लगेगा। ठीक है ना? जितनी आपके लगेगी उतने ही जोर से मेरे लगेगी। और वस्तु कौन सी होगी? ये अलग अलग वस्तु हो गई। और ये विपरीत दिशा में लग रही है, क्योंकि आपके भी लग रही है तो मेरे भी लग रही है। विपरीत में होगी तो इनका बीच का कोण कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है? इस नियम से बल की प्रकृति का पता चला था। इस नियम से क्या पता चला था दोस्तों? बल की प्रकृति का नहीं पता चला था कि बल कैसी प्रकृति का होता है। तो बल क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, क्रिया के विपरीत क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या सा है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। आगे चलते हैं। तीनों पॉइंट देख लिए। जोड़े में होता है। जोड़े में कैसे होता है कि जैसे कि आपके मारेंगे तो आप हमें मारेंगे, आपके मारेंगे तो आपके जितनी लगेगी उतनी मेरे लगेगी। तो इसलिए कैसे होता है? जोड़े में होता है। क्रिया भी होती है और इसके साथ में प्रतिक्रिया भी होती है। ये विपरीत होता है, इसलिए 180 डिग्री का कोण बनता है और ये अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। जैसे कि मैं मेरे इस बोर्ड पे दूं तो उतनी ही मेरे भी लगेगी, इसलिए अलग अलग वस्तु पर लगेगा। और इस बल की प्रकृति, इससे क्या होता है? बल की प्रकृति का पता चलता है। बल की प्रकृति का पता चलता है। आगे आइए दोस्तों, देखिए अब अपन ने क्या क्या पढ़ा? न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था?
क्या था पहला नियम कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और इससे बल की परिभाषा भी प्राप्त हुई। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ध्यान से सुनना, जड़त्व कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो गति का जड़त्व, विराम अवस्था में होती है तो विराम का जड़त्व। ठीक है, ठीक है ना। जड़त्व का फॉर्मूला I बराबर m इंटू आर स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या का वर्ग किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका वो हो गया, किसका? जड़त्व का, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो नियम आया उसमें क्या आया कि जब वस्तु पर जो बल आरोपित किया जाता है तो उस आरोपित बल के कारण उस वस्तु में संवेग में जो परिवर्तन आता है, जो संवेग में परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती होता है? उस आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो इसलिए हमने उसका फॉर्मेशन करके और बल का सूत्र निकाला। तो दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र प्राप्त होता है। और 100 मतलब जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और एक ही दिशा में बल लगता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। ये भी याद रखने की बात है। और बल और विस्थापन जब विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे ऋणात्मक बल कहा जाता है। कौन, कैसा बल कहा जाता है? इसे ऋणात्मक बल कहा जाता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। और CGS पद्धति में क्या लिखेंगे? डायन लिखेंगे। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। फिर आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। जितनी आप किसी के मारोगे तो जितने वेग, जितने मतलब बल से मारोगे उतना ही बल से आपके लगेगी। जितनी सामने वाले के मारोगे उतनी आपके लगेगी। तो दोनों क्या होती है? अलग अलग वस्तुओं पर काम करती है और अलग अलग ही विपरीत दिशा में होती है। इसलिए इनके बीच का कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। और इससे बल के प्रकृति का पता चलता है। तो देखिए, ये है शॉर्ट ट्रिक। क्या है दोस्तों? ये ट्रिक है। गति का या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध करें, इसके बारे में मतलब कल चर्चा करेंगे। इसे तो आज यहीं तक रहते हैं। लेकिन इस तीनों पॉइंट से आपको किसी भी गति के, न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन की जो गति के नियम है उनका कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा आपकी एग्जाम में, किसी भी प्रकार का कैसे भी आ जाएगा। तो हम देखना, कल आपको बताएंगे इन तीन लाइन भी नहीं है पूरी, मतलब 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट आपको नहीं बताया जाएगा। इन तीनों से ही आप कैसे पहचान करोगे कि ये गति का पहला नियम का उदाहरण है, ये गति का द्वितीय नियम का उदाहरण है, ये गति के न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण है, ये न्यूटन के पहला नियम का उदाहरण है, ये न्यूटन के दूसरा नियम का उदाहरण है, और ये न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। आप कैसे पता करोगे? हम आपको कल इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको बहुत बेस्ट चीज़ मिल रही है। जब बाकी मैंने बोला था कि आप YouTube चैनल को सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और अपनी क्लास को निरंतर लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ओके।